सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है करियरविल ऐप पर। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, कैसे हैं आप सभी? भाई सबको नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हो बच्चों? गुड इवनिंग हर्षित, अमन, इंद्रजीत, हेलो बच्चों। पवन, नमस्कार। अमन, हेलो। कैसे हैं आप सभी बच्चों? सब ठीक ठाक, बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? पहले आप सभी बच्चे आ जाओ, 2 मिनट की बात करते हैं, फिर अपनी पढ़ाई के खेल को शुरू करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सभी बच्चे। क्लास ठीक से चल रही है बच्चों? क्या आप मुझे ठीक से देख पा रहे हैं? क्लास तो ठीक चल रही है, लगता है कमेंट्स में थोड़ी प्रॉब्लम है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप मुझे ठीक से देख पा रहे हैं? चलिए, क्लास ठीक चल रही है। वो थोड़ा सा कमेंट्स में प्रॉब्लम मुझे महसूस हो रही थी। देखो जी, हो रही है, पढ़ाई चल रही है ठीक ठाक और मस्ती के साथ आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी का दिल से स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। ठीक है। तो भाई, हमने पिछली क्लास में वर्ब एडवांस की बातचीत कर रहे थे, है ना? पिछली क्लास में दोस्तों हम लोग वर्ब एडवांस की बात कर रहे थे और हमने चलते चलते, पढ़ते पढ़ते, सीखते समझते हुए आगे हम पहुंचे और हमने पार्टिसिपल के बारे में जानकारी ली, है ना? और पार्टिसिपल्स को दो हिस्सों में हम बांटते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, और एक पास्ट पार्टिसिपल। दो पार्टिसिपल्स के और इनके बीच फर्क भी हम लोगों ने समझने का काम किया। ठीक है ना जी? है ना? इनके बीच के फर्क को भी हम लोगों ने समझने का काम किया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे काम करता है और बच्चों पास्ट पार्टिसिपल कैसे काम करता है ना बच्चों? ये चीज हम लोगों ने समझने का काम किया है जी। चलो, तो अब शुरू करें दोस्तों, आखिर इनके फर्क को आगे बढ़ाते हैं, समझने का काम करते हैं, है ना? आ जाओ। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, आप इन सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से देखने का काम कीजिएगा। बहुत ध्यान से समझना बेटा, आपके पेपर में बहुत बहुत अच्छे लेवल पे ये सवाल आपको परेशान करते हैं। आज इनकी परेशानी का इलाज हम निकालेंगे, ठीक है ना जी? बच्चों, ये शब्द ध्यान से पढ़ के देखना, ये क्या लिखा है। इसे हम कहते हैं स्टील दीली। स्टील दीली का मतलब होता है चुपके चुपके। ठीक है ना जी? आप बहुत सारे काम है जो चुपके चुपके करते हैं, है ना? तो ये उसको मतलब समझने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है?
देखो बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। इस लिखे हुए पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़कर देखना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस लिखे हुए पहले सेंटेंस को बस आपको ध्यान से पढ़ना है। जब आप इसे ध्यान से पढ़ लोगे, ठीक है, जब आप इसे ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको खुद ब खुद एक बहुत खूबसूरत चीज समझ में आ जाएगी। पढ़ लिया बच्चों? चलो अब देखो इस सवाल को ध्यान से समझने का काम करते हैं। देखो बेटा, हमारे सामने यहाँ ये दो सेंटेंसेस अलग अलग लिखे हैं और जब तक ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, है ना। हम इन दो अलग अलग सेंटेंसेस को अगर हम चाहें तो इन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं, है ना। आप अगर चाहें तो इन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं। तो इनको आपस में अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपस में जोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका अगर हम कहें, शी सॉ अ मोंकी एंड क्राइड फॉर हेल्प, एंड कंजंक्शन से मैं चाहूँ तो इसे जोड़ सकता हूँ। आप चाहो तो इन्हीं दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को व्हेन से जोड़ सकते हो। व्हेन शी सॉ अ मोंकी कॉमा शी क्राइड फॉर हेल्प, है ना। आप चाहो तो इसे बिकॉज से भी जोड़ सकते हो। शी क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज शी सॉ अ मोंकी, अरे हाँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सेंटेंसेस को जोड़ने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, है ना। तो अब इनको आपस में जोड़ने का एक नया तरीका हम समझते हैं। आज सुबह 11 बजे, आज सुबह 11 बजे मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों को एक DSSS बोर्ड के पेपर की प्रैक्टिस करवा रहा था, शायद आपने देखा हो। तो उसमें पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक चीज कही थी कि भैया लोग एक और अलग टॉपिक पैदा कर चुके हैं ग्रामर में, और जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। उस समय जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था बेसिकली ग्रामर में कोई अलग से ये टॉपिक है नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। ग्रामर में ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये आपके कंजंक्शंस का और अलग अलग टॉपिक्स के मिलाकर छोटी छोटी बातों को एक नया टॉपिक बना दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि कुल मिलाकर सेंटेंसेस को अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ देखना और आपस में उनको जोड़ने के प्रोसेस को हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के नाम से जानते हैं। आज सुबह मैंने इस बारे में, सुबह में यूट्यूब अपने चैनल पर, देखो मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। आज शाम को 7:30 बजे भी हम एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। कल सुबह फिर 11 बजे। अब मैक्सिमम टाइम मैंने सोचा जब तक ये लॉकडाउन की प्रक्रिया रहेगी तब तक बच्चों को मेहनत कराने के लिए मैं भी मेहनत करूंगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो साथ साथ जुड़ेंगे, क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चों सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का, है जी भाई। अब इस सिंथेसिस को हम एक नए तरीके से जोड़ने का काम करते हैं, और इसे जोड़ने के लिए एक नई चीज हमें देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेजेस। मैं दोबारा से लिखूंगा भाई खूबसूरती से, जिसे हम कहने का काम करेंगे दोस्तों पार्टिसिपल फ्रेजेस, ठीक है ना जी। अच्छा भाई देखो, अच्छा पहले एक बार ये बताओ मुझे, पार्टिसिपल का क्या मतलब बताया था कल आप लोगों को, बताओ जरा। पहले एक बार मुझे ये बताओ बेटा, पार्टिसिपल का मतलब क्या बताया था, पता तो चले कि आप लोगों को कुछ याद रहता है या नहीं। क्योंकि आप लोगों को जब तक याद ही नहीं रहने वाला चीजों के बारे में तो फिर ये नहीं समझ में आएगा कि हम पढ़ा किस लिए रहे हैं। पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, 7:30 बजे भी होगी आपकी क्लास, आज भी होगी प्रैक्टिस पर। शाबाश, हम अपनी तरफ से जी जान लड़ाते हैं भैया। जब मेहनत करते हैं तो हम किसी को छोड़ते नहीं है, ठीक है ना। और जब मेहनत नहीं करते तो दुनिया कुछ भी करे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लॉकडाउन के फायदे उठाओ भाई साहब। 7:30 बजे की रेगुलर प्रैक्टिस वो आपके लिए यूट्यूब पर रहेगी ही रहेगी, ठीक है ना। लॉकडाउन तक मैंने सोचा कि सुबह 11 बजे भी आप लोगों को मेहनत कराएंगे।
एक बच्चा पूछा लॉकडाउन कब तक चलेगा। देखो मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, ना ही मैं अरविंद केजरीवाल हूँ कि ये बता सकूं। ये वो लोग देखेंगे, वो सियासी जवाब मैं तो दे नहीं पाऊंगा बच्चे। तो ये सवाल उनके लिए है, जवाब भी उनका है। तो पार्टिसिपल हमने समझने का काम किया, एक एडजेक्टिव जो वर्ब से बनता है, हाँ है ना। फिर मैं अगर आपसे पूछूं भाई फ्रेज क्या होता है, ये भी बता दो जरा। फिर ये बता दो जरा फ्रेज किसे हम कहते हैं, क्योंकि दोनों चीजों के जवाब अगर आप दे दोगे तो भाई ये तो मेरे को फायदा मिल जाएगा समझाने में। क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है, क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। चलिए फाइन। तो हम इसे फ्रेज कहते हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। तो अब बात को बड़े ध्यान से समझना। देखो हमारे सामने दो अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हैं, हाँ है ना। हमारे सामने दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। अब हम इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को सिंथेसाइज करेंगे, यानी कि आपस में जोड़ेंगे। लेकिन इस जोड़ने के काम में हमें एक काम करना होगा, किसी भी लिखे हुए एक सेंटेंस को, मेरे प्यारे साथियों, किसी भी लिखे हुए एक सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, पार्टिसिपल फ्रेज में। पार्टिसिपल का मतलब वर्बल एडजेक्टिव हुआ, और फ्रेज का मतलब आप जानते हैं कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो है पर जिसका पूरा अर्थ नहीं है। यही चीज बताई गई थी। आ जाओ ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे अब हम। तो बच्चों इस बातचीत को हम दो हिस्सों में बांटकर चलते हैं, ठीक है ना जी। इस बात को हम दो हिस्सों में बांटकर चलते हैं। एक बात तो कहती है इमीडिएट एक्शन। किस नाम से जाना भाई हमने, इमीडिएट एक्शन। एक कैटेगरी तो हमने बना दी इमीडिएट एक्शन, और दूसरी कैटेगरी का नाम हम लोगों ने लिख दिया टाइम टेकन एक्शन। दो तरीके के एक्शंस की हमने बात कर दी भाई। एक कह दिया इमीडिएट एक्शन और एक कह दिया मेरे दोस्तों हमने टाइम टेकन एक्शन, ठीक है ना जी। एक हमने कह दिया इमीडिएट एक्शन और एक हमने कह दिया मेरे भाई टाइम टेकन एक्शन। इन्हें दो अलग अलग हिस्सों में हमने बांट दिया, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं खेल इनके समझने का कि आखिर इनमें किस तरीके से हमें पार्टिसिपल फ्रेजेस बनाने हैं। दो हिस्से बांटने हैं बच्चों। एक हमने कहा इमीडिएट एक्शन जो तुरंत हुआ, और दूसरा एक्शन जिसमें हमने कहा टाइम टेकन एक्शन। एक एक्शन हुआ, कुछ समय बीता, फिर दूसरा एक्शन हुआ, ठीक है। अब इन दोनों के दोनों एक्शंस को समझने के लिए हम एक काम करते हैं मेरे बच्चों। आप एक काम करो, सबसे पहले इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखो, इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखो, इस लिखे सेंटेंस को ध्यान से देखें। इन पहले तीन सेंटेंसेस को कैटेगराइज करके बता दो कि इनमें कौन से एक्शंस इमीडिएट एक्शंस हैं और इनमें से कौन से एक्शंस हैं जिन्हें आप बच्चों टाइम टेकन एक्शंस कहते हैं। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, यही तो मेहनत चाहिए आप लोगों की। भाई मैंने आपके सामने तीन सेंटेंसेस जो लिखे हैं, इनके अंदर आपको ये बताना है कि कौन से एक्शंस हैं इमीडिएट एक्शन और कौन से एक्शंस हैं जिन्हें आप टाइम टेकन एक्शन कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया जी। तो बच्चों ने जो एक्शंस के नाम हमें बताए हैं, मैं उनको जरा आपके सामने जाहिर करता हूँ। शी सॉ अ मोंकी, शी क्राइड फॉर हेल्प। इसे बच्चों ने कहा कि सर ये एक इमीडिएट एक्शन की बात कर रहा है, हाँ जी, फाइन। दूसरी तरह अगर हम बात करते हैं, ही पिक्ड अप द फोन, ही सेड हेलो। किसी इंसान ने फोन को उठाया
और उसके बाद उसने कहने का काम क्या किया, उस इंसान ने कहने का काम किया हेलो, यानी कि ये कह दिया हमने एक तरीके से टाइम टेकन एक्शन। इधर देखेंगे, समझेंगे ध्यान से, क्या लिखा आपने, शी हर्ड माई नेम शी स्माइल्ड स्टिल्ली, किसी इंसान ने नाम सुना और उसने मुस्कुराना शुरू किया। तो इसे आप इमीडिएट एक्शन कहना चाहें कह सकते हैं। फाइन। अब इन एक्शंस को जब आपस में हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो इनको आपस में जोड़ने का खेल कैसे बनेगा, आओ इसे ध्यान से समझने का काम करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, हमारे सामने जब इमीडिएट एक्शन बताया जाता है तो इमीडिएट एक्शन के अंदर होता क्या है, टाइम का कोई गैप नहीं है। आपस में इन्हें जोड़ने के लिए हमने क्या तरीका अपनाया, हमने इन्हें आपस में जोड़ने का एक तरीका अपनाया कि जो हमारे सामने पहला लिखा हुआ सेंटेंस है, जो हमारे सामने पहला लिखा हुआ सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम पार्टिसिपल फ्रेज में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों, इमीडिएट एक्शन को बतलाने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जोड़ दिया मेरे भाई आईएनजी। ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जोड़ दिया आईएनजी, ये बना दिया हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है ना जी, और इसके बाद आगे हम लोगों ने सेंटेंस को लिखा, हाँ है ना, क्योंकि ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है, हाँ है ना, तो ये सब कुछ एक एडजेक्टिव का काम करते हुए आने वाले लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, और यही है वो सब्जेक्ट जो आने वाले फाइनाइट वर्ब से किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है जी, पहली बात समझनी है आप लोगों को। ठीक है, पहले सेंटेंस को हम लोगों ने पार्टिसिपल फ्रेज में कन्वर्ट किया, यानी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब और सब चीज हटाकर, सब्जेक्ट सब कुछ हटाकर, हमने इसकी जो भी लिखी वर्ब है इसके साथ आईएनजी लगाया, आगे सेंटेंस जो भी लिखा है उसे लिखा। ये सब कुछ क्वालिफाई कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव की तरह से, किसे, इस सब्जेक्ट को, और यही सब्जेक्ट आगे कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर आप बताना चाहते हैं किसको, टाइम टेकन एक्शन को, तो बच्चों टाइम टेकन एक्शन को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं हैविंग, और हैविंग के साथ हमने जोड़ दिया क्या चीज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे सेंटेंस जो भी लिखा हुआ है वो हमने एज इट इज देखा, क्योंकि ये भी अपने आप में पार्टिसिपल फ्रेज यानी कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो बच्चों ये क्वालिफाई किसको करेगा, आने वाले सब्जेक्ट को। अरे हाँ है ना, जब ये आने वाले सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो इसी सब्जेक्ट ने आगे एक फाइनाइट वर्ब से फंक्शन परफॉर्म किया। ठीक है भाई, दो बातें समझनी है, हाँ है ना, दो बातें समझनी है। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने इसी बात को समझाने के लिए अभी इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करूंगा। ठीक है जी, ये आपके सामने एक बात हो गई भाई, हाँ है ना, अब इन्हें जोड़ने का काम करेंगे। सबसे पहली बात हमारे सामने क्या लिखी है, कृपया इसे ध्यान से देखें। ये हुआ हमारे सामने इमीडिएट एक्शन। तो आपने इस लिखे हुए सेंटेंस की जो भी वर्ब थी उसे पार्टिसिपल में कन्वर्ट किया, और जो आगे ये लिखा है अमोंग की, इसी की वजह से ये पार्टिसिपल फ्रेज बन गया, है ना, यानी कि एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, आने वाले इस शी को। अरे भाई हाँ ना, और यही है वो डूअर जिसने आगे मदद के लिए चीखने की कोशिश की। भाई बात समझ में आई, बात समझ में आई। ठीक है, सेंटेंस नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों, सेंटेंस नंबर 2 की बात करते हैं। सेंटेंस नंबर 2 क्या कहता है, राहुल पिक्ड अप द फोन, ही सेड हेलो। ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। ठीक है, चलो इसको भी आप कह लो कि ये भी सर इमीडिएट एक्शन ही है, ले भाई इसको भी हमने इमीडिएट एक्शन कैटेगरी में ही रखा, फाइन। अब अगर इसकी हम बात करें तो आपने क्या लिखा मेरे भाई, आपने लिखने का काम किया पिकिंग अप द फोन। ठीक है ना जी, आपने क्या लिखा बच्चे, पिकिंग अप द फोन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, अब इस इंसान ने इसको क्या कहा, पार्टिसिपल फ्रेज, ये एडजेक्टिव, आगे शब्द जुड़े तो एडजेक्टिव फ्रेज बन गया, पार्टिसिपल फ्रेज कह लो। यही क्वालिफाई किसको कर रहा है, जिस राहुल की हम बात कर रहे हैं उसी के लिए ही यूज हुआ है। तो मैं यहाँ राहुल लिख दूंगा तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, और राहुल ही वो इंसान है जिसने हेलो कहने का काम किया। अरे भाई हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, अब तीसरे सेंटेंस पर आ जाओ। शी हर्ड माई नेम शी स्माइल स्टिल्ली, स्टिल्ली मीन चुप चुप के। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसको हम लोगों ने इमीडिएट एक्शन में कंसीडर किया, हमने कहा हियरिंग माई नेम। ठीक है ना जी, ये बात हो गई हमारी। अब इसी के लिए जिस शी की हम बात कर रहे हैं वो यहीं पर है, हाँ है ना, और इसी शी ने क्या किया भाई साहब, मुस्कुराने का काम किया। अरे हाँ है ना, इसने क्या किया भाई, मुस्कुराने का काम किया इसने, और तो कुछ नहीं किया।
ठीक होगी बातचीत, है ना। अब आज भाई इस लिखे हुए सवाल को ध्यान से देखते हैं। द जज हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स, ही अनाउंस द वर्डिक्ट। अब यहाँ बताओ सोच समझ के कि ये इमीडिएट एक्शन है या टाइम टेकन एक्शन है। ऑप्शन क्वेश्चन फोर्थ के लिए आपके पास खुला है कि आप इसे इमीडिएट एक्शन कहोगे या टाइम टेकन एक्शन कहोगे। मोहित तुम्हें सब्र नहीं है बेटा, बस इस बात का थोड़ा अफसोस है मुझे। तुम्हें सब्र नहीं है, इस बात का थोड़ा सा अफसोस है मुझे। चलो जी, टाइम टेकन एक्शन हो गया है। टाइम टेकन एक्शन होने का मतलब क्या हुआ, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन। तो आपने इसे टाइम टेकन बनाने की वजह से क्या कहने की कोशिश की, हैविंग, उसके बाद क्या लिखा भाई, इसी की थर्ड फॉर्म, हाँ है ना। जो भी आगे लिखा है हमें इसको एज इट इज लिखना है, इसे हमें छेड़ने की जरूरत महसूस नहीं हुई, हाँ है ना। अब ये सारा का सारा हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है, हाँ है ना। ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, जिस ही की मैं बात कर रहा हूँ वही जज है, अरे हाँ है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको जिक्र में ले लिया, हाँ है ना। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं बच्चों। जिस जज की हमने बात की उसी ने क्या किया है भाई, क्या अनाउंस कर दिया है, वर्डिक्ट अनाउंस कर दिया है। बात समझ में आ रही है, हाँ के ना, बात समझ में आ रही है, अरे भाई हाँ के ना, ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है दोस्तों, अब एक बार इस चीज को समझने का काम करते हैं, एक बार इस चीज को समझने का काम करते हैं। आपके दिल में एक सवाल आएगा कि सर ये इमीडिएट एक्शन या टाइम टेकन एक्शन आपने कह दिया, हमने मान लिया, है ना। लेकिन इस इमीडिएट एक्शन और टाइम टेकन एक्शन को एग्जामिनेशन में कैसे पहचानेंगे हम हमारे लिए तो मुसीबत हो गई, हमारे लिए तो मुसीबत होगी। पेपर में सवाल कैसे आएगा वो भी बताओ, और ये हम पेपर में कैसे पहचानने का काम कैसे करेंगे, है ना। ठीक है ना जी। चलो अब इसको थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। फाइन, एक बार इसे बड़े ध्यान से समझने का काम करना। आप अगर इस चीज को ध्यान से देखोगे, मैं अगर आपके सामने कहूं, मैं अगर आपके सामने कहूं, कल की ही बात लिख रहा हूं, है ना, कल की ही बात लिख रहा हूं। मैंने कहा एक छोटी सी बात, आई एंजॉयड स्टीमिंग कॉफी, ठीक है ना जी। आई सॉ अ मिस्ड कॉल। भाई मैंने कल की क्लास में आपको इस तरीके की बात समझाई थी और इसका डिफरेंस समझाया था, जरा दोनों में फर्क बताओगे। आपको ये तो याद है ही कि इस कॉफी से पहले आया हुआ ये अपने आप में एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल होने का मतलब एडजेक्टिव है। भाई इस कॉल से पहले मिस्ड कहने की बात हुई तो ये भी अपने आप में एडजेक्टिव है। बच्चों इनके मीनिंग में कोई फर्क है आपके लिहाज से, जरा बताओगे। संजय कह रहा है मेरा दोस्त पास बैठा था, उसकी भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है, आपने सब्र की बात कह के मजा दिला दिया। नहीं नहीं, कोई मजे की बात नहीं है बच्चे। मैं तो कल भी आप लोगों को यही चीज कहकर निकला था क्लास से कि दो चीजें याद रखो, एक पेशेंस आपको रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक रिवीजन। पेशेंस नहीं रखोगे बर्बाद हो जाओगे, ठीक है ना। ऐसी कोई बात रहेगी नहीं जो आपके बिना पूछे मैं नहीं बताऊंगा, आपके बिना पूछे मैं हर चीज एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपको इसमें चिंता की बात नहीं है। हाँ, जिनको सब्र नहीं है भाई भगवान ही उनका मालिक है ना। ठीक है ना जी। ये तो ऐसा हो जाता है कि भैया शादी हुई नहीं और आप बच्चों के कपड़े खरीदते घूम रहे हो, समझ रहे हैं? शादी हुई नहीं है, बच्चों के कपड़े खरीदते घूम रहे हो, मैंने टॉपिक खत्म किया नहीं, आप पहले ही सवाल पे सवाल लाना शुरू कर देते तो बर्बाद हो जाओगे बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको याद आया कि सर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दर्शाता है, हाँ है ना। और इस पार्टिसिपल की अगर हम कहते हैं तो यानी कि ये एक्शन तो हो लिया, अरे हाँ है ना। अब अगर यही वाली कहानी दोस्तों, अगर यही वाली कहानी हम इस लिखी हुई कहानी के साथ जोड़ने का काम करें तो हमें इसका रीजन अब समझ में आता है। इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के साथ आईएनजी अगर हम जोड़ने का काम करते हैं तो इमीडिएट एक्शन का मतलब समझ में आता है कि जो ये पार्टिसिपल फ्रेज हमारे सामने लिख रहा है ये बताने का काम कर रहा है एक तरीके का कॉन्टिन्यूअस एक्शन।
अरे भाई हाँ ना, है ना। ये बताने का काम कर रहा है क्या चीज, एक तरह का कॉन्टिन्यूस एक्शन, यानी कि एक ऐसा एक्शन बता रहा है जो कि चल रहा है। अरे भाई हाँ है ना, एक ऐसा एक्शन जो कि चल रहा है, दैट इज गोइंग ऑन। अरे हाँ है ना, एक बार इसको ध्यान से देखना भाई साहब। शी सॉ अ मोंकी, शी क्राइड फॉर हेल्प। इस बात का मतलब क्या समझ में आया, इस बात का मतलब ये समझ में आया, शी नाम का जो भी ये इंसान है, उस इंसान ने किसी बंदर को देखा, है ना, देख वो अब भी रहा है और मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। भाई लॉजिक समझ में आया, देख वो अब भी रहा है और मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। याद करो जरा अपने बचपन को, आप अपनी छत पर घूमा करते थे, पतंग उड़ाया करते थे, हाँ ना। कभी कभी इत्तेफाकन ऐसा हुआ होगा कि आकर कोई बंदर आपकी छत पर खड़ा हो गया हो, बैठ गया हो, किसी किसी दीवार के ऊपर चढ़ा हुआ हो, तो भाई साहब बंदर को देखते ही आपकी हालत टाइट होती थी और आप चिल्लाना शुरू कर देते। बंदर को देख भी रहे थे और आप चिल्लाना शुरू कर देते, बचाओ बंदर, याद आया भाई, मम्मी मम्मी, याद आया भाई। तो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस एक्शन। इसीलिए यहां पर हमने इसे इमीडिएट एक्शन के नाम से नहीं, वास्तविक रूप से तो कॉन्टिन्यूस एक्शन है। इज माई पॉइंट जस्टिफाइड, समझ आई बात भाई। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ, राहुल पिक्ड अप द फोन, ही सेड हेलो। बात को ध्यान से समझते हैं। किसी इंसान ने फोन को उठाया किसी इंसान ने फोन को उठाया और फिर उसने क्या कहा, हेलो। इसका मतलब क्या हुआ, फोन उठाने का एक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, तभी तो वो हेलो बोल रहा है, यानी कि एक्शन खत्म नहीं हुआ है, ये एक्शन चल ही रहा है। इसलिए यहां पर भी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को जोड़ने का काम किया। तीसरे वाक्य की बात करते हैं, शी हर्ड माई नेम, शी स्माइल्ड स्टिल्ली। आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो, आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो, आप किसी को चाहते हैं, आपके दिल में एक छिपा हुआ प्रेम किसी के लिए हो, या आपको कोई इंसान बहुत पसंद हो, आपको बहुत अच्छा लगता हो, और कोई किसी इत्तेफाक से उस इंसान का जिक्र आपके सामने कर दे, है ना, आप सुनते सुनते मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। कभी हुआ है आपके साथ, किसी के साथ हुआ होगा, बेशक मत बताना, लेकिन ऐसा होता है। जो आपके जितने अजीज हैं, जितने करीब हैं, उनके नाम सुनते ही आपके दिल में भावनाएं जागती हैं, जज्बात मचलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, एक्शन तो कॉन्टिन्यूस हुआ, है ना। इसीलिए हमने इसे भी किसके साथ जोड़ दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ जोड़ दिया। ठीक है भाई। अब तीसरे के बाद अगले सेंटेंस पर आते हैं, द जज हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स, ही अनाउंस द वर्डिक्ट। अब आप एक बात बताओ, जज ऐसा काम तो नहीं कर सकता, जज ऐसा काम तो नहीं कर सकता कि वो वर्डिक्ट देने के लिए आर्गुमेंट सुनते सुनते ही, वर्डिक्ट का मतलब होता है जजमेंट, कोई भी जज ऐसा तो नहीं करेगा, कोई भी जज ऐसा तो नहीं करेगा, है ना, कि भैया आर्ग्यूमेंट चल रहा और चलते चलते बीच में उठा के उसने अपना जजमेंट दे दिया। नहीं सर, आप कहोगे सर एक एक्शन पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा एक्शन बोला जाएगा। यानी कि क्या हुआ, ये एक्शन अपने आप में कंप्लीट हुआ, अरे हाँ है ना। तो टाइम टेकन एक्शन का मतलब ये जो हम लोगों ने लिखा हुआ देखा इधर, ये एक्शन अपने आप में क्या होना चाहिए भाई, कंप्लीट होना चाहिए, है ना। अब आपको एक चीज पता है दोस्तों, कि किसी भी कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए ही हम लोगों को परफेक्ट की जरूरत होती है। अरे हाँ है ना, परफेक्ट की वजह से ही हम लोगों ने इसे हैव से हैविंग बनाया है, हाँ है ना। इसीलिए इस लिखे हुए पार्टिसिपल फ्रेज का असली अगर नाम आपको जानना है, तो दोस्तों इसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका वास्तविक रूप से जो नाम है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। भाई बात समझ में आई, अरे हाँ है ना। दोस्तों रिवर्स में आओ, आप लोगों ने जब इस नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया था, तो सबसे पहले इन्फिनेटिव लिखे, बेर इन्फिनेटिव लिखे, बीच में लिखा जेरन, इधर आप आए तो लिखा था पार्टिसिपल्स। याद आ रहा है, पार्टिसिपल्स के 3 नाम लिखे थे हम, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा क्वेश्चन मार्क। उस क्वेश्चन मार्क का नाम मिल गया आप लोगों को, है ना। परफेक्ट पार्टिसिपल तब काम करता है जब 2 अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। ठीक है, अब अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, तो इसी बातचीत में एक और खूबसूरत सी उलझन को सुलझाते हैं। अब मेरे दोस्तों एक काम कर दो फटाफट से, ये लिखे हैं छोटे से एक सवाल, बस इसको सोल्व कर दो, उसको मैं अपने आप करवाऊंगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करके दिखाओ फटाफट से। फटाफट से बेटा एक बार इसका आंसर बना दो, चलो चलो फटाफट से बनाओ।
बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। बन गई बात। हम्म। चलो तो भाई अब इसको थोड़ा सा और सुलझा देते हैं, ठीक है ना जी। अब आपको एक चीज समझ आएगी, बहुत प्यार से समझो, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपने यहाँ देखा शी और यहाँ देखा शी, यानी कि दोनों के पास सेम डूअर है। अरे भाई हाँ है ना भाई, दोनों के पास सेम डूअर है, कोई परेशानी की बात नहीं। यहाँ आपने लिखा देखा राहुल, और इसी राहुल के लिए ही का यूज हुआ, यानी कि यहाँ पर भी दोनों सेम डूअर है, बोलो हाँ। हाँ या ना। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे, जिस शी की हम बात कर रहे हैं उसी शी का यहाँ जिक्र है, यानी कि यहाँ पर भी दोनों सेम डूअर है, बोलो हाँ। अरे हाँ है ना। अब इधर ध्यान से देखने का काम करेंगे तो यहाँ जिस जज की बात कही जा रही है ये ही उसी के लिए यूज हुआ, यानी कि यहाँ पर भी सेम डूअर है। अगर दोनों तरफ सेम डूअर है तो हमें इसे मेंशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन गौर फरमाएंगे तो यहाँ ही है इस सेंटेंस का डूअर और यहाँ पर है द मदर, तो इसका मतलब मामले में गड़बड़ हो गई। इन लिखे हुए सेंटेंसेस के दोनों डूअर्स अलग अलग हैं। अरे हाँ है ना। जब दोनों के अलग अलग डूअर हैं तो इन अलग अलग डूअर होने का मतलब इनको मेंशन करने का तरीका अलग ही होना चाहिए, है ना भाई। इनको मेंशन करने का तरीका अलग होना चाहिए। अब अलग होने का मतलब क्या समझ आया, हमें समझ में आया कि अगर इनके सेम डूअर है, यानी कि जो एडजेक्टिव इसी के लिए यूज हुआ, तो अलग से इसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हाँ है ना। लेकिन अगर मेरे दोस्तों हम लोगों को इसका, यानी कि जिसका हमने पार्टिसिपल फ्रेज बनाया है, अगर उसका डूअर अलग है तो हम इस पार्टिसिपल फ्रेज को, इसे नहीं, हम क्वालिफाई इस डूअर को करेंगे, हाँ है ना। बात समझ रहे हैं। यानी कि इसका मतलब समझ में आया कि भाई अगर हम लोगों को, अगर हम लोगों को एक डिफरेंट कैटेगरी का डूअर लिखा हुआ मिलता है, तो ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है इस सब्जेक्ट को नहीं, ये अपने से पहले आए सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, ठीक है। अब इस लिखी हुई बात में क्या कहानी हो गई भाई, इस लिखी हुई बात में यही कहानी काम आ गई। अब पहले तो ये देखो, ये हमारे सामने कौन सा एक्शन है, इमीडिएट या टाइम टेकन। तो आप कहोगे सर पहले किसी इंसान ने होमवर्क को कंप्लीट किया, उसके बाद वो इंसान जाने की इजाजत ले गया, है ना। यानी कि ये क्या हुआ हमारे सामने, ये हुआ हमारे सामने परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए हम लोगों ने लिखने का काम किया, क्या चीज, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, कॉमा द मदर अलाउड हिम टू गो, खत्म। अब आप ध्यान से एक चीज देखोगे बच्चों तो समझ आएगा कि ये जो लिखा हुआ पूरा का पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है, ये इस मदर के लिए यूज नहीं हुआ है ना। ये इस मदर के लिए यूज नहीं हुआ। ये जिसके लिए यूज हुआ है वो तो डूअर कुछ और है। अगर डूअर कुछ और है तो उस डूअर को हम इस पार्टिसिपल फ्रेज से पहले मेंशन करेंगे, ताकि ये हमें समझ आ सके कि ये लिखा पार्टिसिपल फ्रेज इस माता जी के लिए नहीं, इस ही के लिए यूज हुआ। बात समझ में आई भाई। तो डिफरेंट डूअर और सिमिलर डूअर में एक कॉन्सेप्ट छिपा हो गया, है ना। ठीक है भाई। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। इट वॉज संडे, तरुण कैंसल द मीटिंग। तरुण ने मीटिंग को कैंसिल कर दिया, है ना। रीजन बताने का काम किया है भाई, संडे था, है ना। एक बार ध्यान से समझोगे तो संडे का तो पूरा का पूरा दिन कंटिन्यू चल ही रहा है। चलो मान लो इस एग्जाम्पल को ऐसे समझते हैं, आज संडे है भाई साहब, मैंने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी, है ना। तो संडे होने का मतलब क्या समझ में आया, संडे तो भाई साहब सुबह से चल ही रहा है ना। मीटिंग कैंसिल करना एक अलग बात है, लेकिन संडे तो पूरा चल ही रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूस कैटेगरी में आया। तो हमने क्या किया, इस सेंटेंस का डूअर अलग है, डूअर सबसे पहले मेंशन किया। वॉज किसकी पैदाइश है, आपने कहा सर बी की, तो हमने बी को किस में चेंज किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक है। इसके बाद आगे जो भी सेंटेंस हमारे सामने लिखा है वो लिख ही दिया हमने, है ना। ठीक है। अब लगाया हमने कॉमा, और जो आगे हमारा सेंटेंस है वो हमने एज इट इज लिख डाला। बाबूजी यहां तक की बात समझ में आई।
ये क्वेश्चंस हैं बेटा बढ़िया लेवल के, ये परेशान करते हैं। अगर जिन लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ना होता है उनके लिए तो बहुत बढ़िया टफ कर लेवल का सवाल है गया, जिन्हें समझ में आता है वो मजे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात पहले देख लो ध्यान से, समझ आ गई है ओके कर दो, फिर मैं आपको 5 क्वेश्चंस दूंगा जो आपकी परीक्षाओं ने पूछे हैं। बेटा अंशु आप बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, अंशु आप बहुत कमेंट करते हैं, अपने आप को थोड़ा रोक के चलो बेटा। पढ़ने वाले बच्चे की क्वालिटी नहीं होती है, ये टाइम पास करने वाले बच्चों की क्वालिटी होती है बेटा। हर चीज पे यस सर, एक्सेस सर, फॉर एग्जाम्पल सर, ये फर्जीवाड़ा है बेटा। चलिए थोड़ा आगे चले भाई। हम्म, आ जाओ भाई। ये बात समझ आ गई है, एक बिल्कुल लॉजिकल चीज हमें समझ में आ गई है। इसी बात को अब मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। अब इन सवालों को ध्यान से देखना है, इनके अंदर किस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताया गया है, किस तरीके की कंसीडरेशन है। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताया गया है, परफेक्ट पार्टिसिपल बताने का काम किया है। ठीक है ना जी। 'इंटेंडेड' का मतलब होता है विचार में आना। ठीक है जी, ठीक है। इंटेंडेड का मतलब होता है विचार की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, 5 सवाल दिए बच्चों, बहुत ध्यान से सोच समझ के आंसर्स बनाने का काम करें। चलो बेटे फटाफट से आंसर्स बनाने की कोशिश करें। बनाओ बनाओ फटाफट से। शाबाश बेटे शाबाश।
शाबाश। बन गई बात। बहुत खूब भैया, बहुत खूब। आ जाओ तो भैया, अब इनके आंसर्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब इनके आंसर्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं प्यारे 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 बच्चों, ध्यान से देखो। ठीक है। हैविंग ड्रिवन एट हाई स्पीड ही लॉस्ट हिज कंट्रोल। एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्शन तो हो लिया, ये एक्शन तो कंप्लीट हो लिया। तो सर गाड़ी चलाने का कंट्रोल तो तब खोएगा ना जब आप कॉन्टिन्यूसली गाड़ी भी बहुत तेजी से चला रहे हो, यानी कि तो कॉन्टिन्यूस एक्शन हुआ। इसका मतलब ये वाली बातचीत कहना ठीक नहीं है, इसके लिए हम लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना होगा, ड्राइविंग एट अ हाई स्पीड। ठीक है। और ये पार्टिसिपल फ्रेज क्वालिफाई किसको कर रहा है, इस ही को जिसने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया। बात समझ में आई? पहली बात समझ में आई भाई? हाँ या ना? चलो जी, पहली बात समझ में आ गई तो दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। थिंकिंग डीपली द मैनेजर टुक द डिसीजन। एक बात सोचो बड़े ध्यान से, क्या कोई इंसान सोचते सोचते कोई डिसीजन ले सकता है? आप कहोगे नहीं सर ये बात तो नकली है। बात का डिसीजन तो तब लिया जाए जब कोई इंसान सोचने का काम कंप्लीट कर ले, हाँ है ना? यानी कि क्या बात होनी चाहिए, हैविंग थिंकिंग नहीं, आई मीन थिंकिंग नहीं, इसकी जगह हमें परफेक्ट पार्टिसिपल लेकर जाना होगा और हमें कहना पड़ा हैविंग थॉट डीपली। अब ये पार्टिसिपल फ्रेज किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस मैनेजर को, और इस मैनेजर ने डिसीजन लेने का काम किया, है ना? ये तो सेम डूअर का लॉजिक काम कर गया, है ना? अब अगले सवाल पर आओ, बड़े ध्यान से देखने का काम करें। भाई साहब बारिश के चलते रहने की संभावना तो है ना? बारिश के चलते रहने की संभावना है। तो भाई एक बात बताओ, क्या ये पार्टिसिपल फ्रेज इस माय फ्रेंड को क्वालिफाई कर रहा है? बस इतना मुझे यस या नो में आंसर दे दो, बस इतना सा आंसर मुझे या तो यस या फिर नो में दे दो, क्योंकि आपके यस या नो ने आंसर दे दिया, मेरा काम पूरा सोल्व हो जाएगा। बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब्स का यही लेवल सबसे ज्यादा डेंजरस है। इस लेवल पर अगर ध्यान नहीं दिया ना आपने तो सारी करी कराई मेहनत चौपट है। ठीक है जी। तो आप ऐसा नहीं कहेंगे, आप कहोगे सर ये इसके लिए यूज नहीं है, रेनी डे के लिए तो हम लोगों को प्रोनाउन इट यूज करना पड़ेगा, यानी कि ये पार्टिसिपल फ्रेज किसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है भाई, बात समझ रहे? अरे हाँ है ना? चलो ठीक है। अब मैं आपकी जानकारी लेकर चलना चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपकी जानकारी लेकर चलना चाहूंगा, थोड़ा सोच समझ के मुझे एक जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं आपके सामने एक वाक्य कहूंगा, आप उस वाक्य को ध्यान से सुनना और समझना और मुझे बताना, अगर उस वाक्य में कोई गलती हुई हो तो उसे ठीक भी करना। ठीक है जी। मैं अगर आपको कहूं, सवाल पूछूं? सवाल पूछूं भाई? है ना? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, सवाल पूछूं? आधे से बच्चे जवाब भी नहीं देते हैं, तो सवाल पूछने से पहले घबराहट हो जाती है, क्या जवाब दूं या क्या जवाब नहीं दूं, है? चलो सवाल पूछता हूँ, थोड़ा सोच समझ के मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है ना? मैंने कहा मेरे महंगे दोस्त ने मोबाइल फोन खरीदा। सेंटेंस ठीक है? मैंने आपसे सवाल पूछा, मेरे महंगे दोस्त ने एक मोबाइल फोन खरीदा, क्या ये कहना सही है? तो क्या गड़बड़ हुई? मेरे महंगे दोस्त ने एक मोबाइल खरीदा, तो आप कहोगे सर आपने अपने सेंटेंस के अंदर आपने अपने सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव को गलत जगह रख दिया, है ना? अगर एडजेक्टिव गलत जगह रख दिया जाए तो सेंटेंस का मीनिंग भी डैमेज हो जाता है। अरे हाँ है ना? अगर आप किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव को गलत रख दो तो भैया उसका मीनिंग भी डैमेज हो जाएगा। तो आप सही समझ गए क्या कि दोस्त महंगा नहीं है सर, महंगा तो मोबाइल फोन है। अरे हाँ है ना?
ठीक है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि पार्टिसिपल फ्रेज अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है। अरे हाँ ना, पार्टिसिपल फ्रेज अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है। तो एडजेक्टिव कहाँ लिखा होना चाहिए? जिसे वो क्वालिफाई कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप ध्यान से देखिएगा, शी केम अपस्टेयर्स। अब ये जो लिखा हुआ हमारे सामने है, शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, भाई अपनी आवाज में सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाने का काम कौन करेगा? अपस्टेयर्स करेगा या फिर शी करेगा? बताओ। सही जगह पहुंच गए आप लोग, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसे यहाँ गलत जगह पर लिखा है। इसका मतलब तो समझ में आ रहा है कि अपस्टेयर्स यानी कि ऊंची है बिल्डिंग, चिल्लाने का, ऊंची बिल्डिंग तो काम करेगी नहीं भाई साहब, चिल्लाने का काम कौन करेगा? शी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस के अंदर अरेंजमेंट गलत है और आपकी तरफ से सेंटेंस ठीक क्या होना चाहिए? शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, कॉमा, और उसके बाद आप लिखेंगे शी केम अपस्टेयर्स। भाई बात समझ में आ गई है? अरे हाँ है ना? तो इस बात को बड़े ध्यान से समझ के चलना कि पार्टिसिपल फ्रेज की अरेंजमेंट हमेशा उस नाउन या प्रोनाउन के पास हो जिसे वो क्वालिफाई कर रहा है। अगर बुद्धि में बात घुस गई है तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बता दो भाई फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बनाओ बेटा, मेहनत करे बगैर नहीं जाने देंगे हम आगे। चलो चलो टूट पड़ो फटाफट से। बढ़िया हो गया जी आंसर। तो आप लोग एक बात बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर समझ गए हैं क्या कि सर ये जो लिखा हुआ पूरा का पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है ना, एक्सपेक्टिंग सम ट्रबल, इसका मतलब किसी मुसीबत का एहसास, किसी भी मुसीबत का एहसास करते हुए किसी इंसान ने पुलिस को फोन कर डाला, है ना? तो आप जानते हैं कि ये वाला लिखा हुआ पार्टिसिपल फ्रेज पुलिस के लिए तो है नहीं, ये वाला पार्टिसिपल फ्रेज किसके लिए है? रमन के लिए है। तो ये सारी कहानी रमन के पास होनी चाहिए। इसीलिए आपकी तरफ से जो आंसर बनना चाहिए वो क्या हुआ? एक्सपेक्टिंग सम ट्रबल, कॉमा, आप आगे लिखने का काम करोगे क्या चीज? रमन कॉल्ड अप द पुलिस। बात समझ में आई भाई? तो ये बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं बेटा, इनको बहुत ध्यान से देखने का काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारे पास वर्ब एडवांस का खेल कंप्लीट। ठीक है ना जी, ये हो गया हमारे पास वर्ब एडवांस का खेल कंप्लीट। ठीक है भाई, बताओ जरा कुछ आंखें खुली या नहीं खुली है भाई? बताओ जरा, आंखें खुली या नहीं खुली भाई? है? देखो जी, बार बार एक ही चीज कहता हूँ, बार बार एक ही चीज दोहराता हूँ, रिवीजन करो और आनंद पाओ। रिवीजन नहीं करोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, खेल ही खराब रह जाएगा। अब आओ जी एक प्यारी सी चीज समझाता हूँ। देखो जी, हम लोगों ने ना आप लोगों को एक प्यारी सी चीज पढ़ाई है, शायद आप इसे जानते हैं, है ना? शायद आप इसे जानते हैं। जरा इसकी डेफिनेशन बता दो जरा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है भाई, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है,
ठीक है जी, फाइन। एक बार इस लिखी हुई बातचीत को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। इसीलिए मैं कहता था कुछ दिन पहले नहीं, ये किसी ने डाली थी एक पोस्ट की एडवांस मैथ में बस थोड़ा डराने आया हूँ, तभी तो मैंने लिखा था आओ कभी वर्ब एडवांस में। जिस दिन वर्ब एडवांस समझने लग जाएगा ना, उस दिन मतलब दिमाग की दही बन जाती है भाई साहब। और मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूँ, आपके पेपर में कोई क्वेश्चन सीधा टॉपिक बताकर नहीं पूछता, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो रैंडम टॉपिक से उठाकर पूछे जाते हैं। और वर्ब एडवांस के लॉजिक्स ढूंढना, वर्ब एडवांस के लॉजिक्स लगाना, भाई साहब कई दिन लग जाते हैं बच्चों को, इसलिए इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, मजे से सीखना, ठीक है ना जी। अब थोड़ा सा इसको देखने का काम करते हैं, ठीक है जी। ये देखिए क्या है, टेंस को आपने क्या कहा, टाइम ऑफ एक्शन, है ना। जब ये हमें बताने का काम करता है टाइम ऑफ एक्शन, चलो मैं लिख देता हूं वरना गुस्सा हो जाओगे आप, ठीक है ना जी। टाइम ऑफ एक्शन, हम आपकी क्लास में आज उस इंसान को डेफिनेटली मिस करेंगे जो कहता है सर टेंस साथ साथ क्यों पढ़ा रहे हो। हम आज उस इंसान को डेफिनेटली मिस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि शायद वो तो बेचारा बुद्धिहीन था, लेकिन अब उसको ये समझ में आएगा कि सर जो सोच समझ के करते हैं वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही होता है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझने का काम करें, ठीक है। एक बार ध्यान से देखते हैं, आपने कहा टाइम ऑफ एक्शन, है ना। आप जानते हैं बच्चों, एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को वर्ब की जरूरत है ना। इस वर्ब को हम फिलहाल के लिए दो रूप में पढ़ रहे हैं, एक फाइनाइट वर्ब और एक हमने क्या कहा, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आप ये कहोगे कि सर हमारी ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, अगर हम कहें तो हमारी इस वर्ब के अंदर अगर एक्शन छिपा हुआ है, तो एक्शन बताने के लिए हम लोग फाइनाइट वर्ब में भी एक्शन बता सकते हैं, तो भाई नॉन फाइनाइट वर्ब में भी एक्शन बता सकते हैं। या फिर अगर इस बात को मैं बिल्कुल हल्के लेवल पर लेकर जाऊं, तो बात ये समझ में आ गई कि फाइनाइट वर्ब भी कहीं ना कहीं टेंस को रिफ्लेक्ट करती है। तो अब मुझे ये जांचना है, क्या टेंस का असर इस नॉन फाइनाइट वर्ब पर पड़ सकता है। मैंने सवाल पूछा, बड़े ध्यान से समझो, कि क्या टेंस का असर हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर पड़ता है। आ जाओ इस बात को जांचने की कोशिश करते हैं। तो अब हम एक नया अध्याय खोल रहे हैं अपने इस खेल का। हम लोगों ने किया क्या कि हम लोग अब एक नई चीज को समझने का काम करेंगे कि क्या हमारे सामने ये जो टेंस की थियरी है, क्या ये हमारे सामने नॉन फाइनाइट वर्ब पर कोई असर डालती है। आ जाओ बच्चों, अब इस बात को थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं, इस बात पर आनंद लेते हैं, गौर फरमाएंगे। देखो भाई, हम लोगों ने टेंस की कैटेगरीज बांटी है ना। हमने टेंस की कैटेगरीज बांटी हैं। टेंस की सबसे पहली कैटेगरी हम लोगों को पता है, जिसे हम कहते हैं भाईजान इंडेफिनेट। क्या कहते हैं, इंडेफिनेट। फिर एक दूसरे का नाम याद आता है, कॉन्टिन्यूअस। अरे भाई हाँ है ना। फिर एक तीसरे महाशय का नाम याद आता है, परफेक्ट। वास्तविक रूप से टेंस के तीन ही एस्पेक्ट होते हैं, है ना। ये पढ़ चुके हैं आप लोग, डरने की जरूरत नहीं है कतई, ठीक है ना। वास्तविक रूप से टेंस के तीन ही एस्पेक्ट होते हैं, एक हुआ इंडेफिनेट, एक कॉन्टिन्यूअस और एक क्या हुआ, परफेक्ट। चौथे में तो हम परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को जबरदस्ती पास लेकर आते हैं, है ना। ऐसा ही कुछ समझा था, जिसमें टाइम एलिमेंट जोड़ते हैं, सिंस फॉर, कुछ याद आया। चलो अगर बड़ा है तो भैया फिर याद आ जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं उसका भी नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ, वरना कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और हमें किसी की नाराजगी पसंद नहीं है मस्तानी भाई, ठीक है। तो आओ इस बातचीत को थोड़ा सा गहराई पर उतारते हैं। हमने टेंस वाले खेल को इन्फिनिटिव्स के साथ जोड़ने का काम किया, ठीक है ना जी। और इन्फिनिटिव्स में जोड़ने का काम क्या किया भाई, इंडेफिनेट कैटेगरी के लिए हमने क्या किया, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जोड़ दी, ठीक है भाई। कॉन्टिन्यूअस के लिए हमने क्या किया भाई, टू के साथ कॉन्टिन्यूअस की मदद करने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ी थी बी की। अरे हाँ है ना। तो इस बी के साथ हम लोगों ने जोड़ दिया है किस चीज को, आईएनजी को। फाइन, तो ये कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव आ गया हमारे सामने। परफेक्ट इंफिनिटिव लाने के लिए टू के साथ हम लोगों ने जोड़ दिया क्या चीज, हैव को जोड़ दिया भाई, हाँ या ना। अब परफेक्ट की खास पहचान हमें पहले से ही पता है, थर्ड फॉर्म चाहिए। लो भाई, हमारे तो इन्फिनिटिव्स में भी टेंस का असर आ गया है ना। हमारे तो इन्फिनिटिव्स में भी टेंस का असर आ गया है ना। अब अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की शक्ल देखनी है तो लो भाई, परफेक्ट के नाम पर हैव चिपका और भाई कॉन्टिन्यूस के नाम पर हम लोगों ने चिपका दिया
क्या चीज को चिपका दिया? बीन। और भाई कॉन्टिन्यूस के नाम पर हमने चिपका दिया क्या चीज? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, और आगे हम इसके साथ एलिमेंट जोड़ लेंगे टाइम वाला, सिंस या फिर फोर वाला। बताओ जी, ये भी बन गया हमारे सामने, है ना। अब इस बात को मैं समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स तैयार कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। राहुल wanted गीता टू डू द वर्क। सवाल को ध्यान से देखना, सवाल को ध्यान से देखना, इस सवाल के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल का अर्थ क्या कहता है? राहुल नाम का एक इंसान है जो चाहता है किस चीज को? कि गीता नाम का कोई इंसान है जो किसी काम को करे। अरे हाँ, है ना, ठीक है भाई। ये जो मैं आपके सामने लिखे हुए सेंटेंसेस में लाइन, बॉक्स, ये चीज जो ड्रॉ करता हूं ना, ये आप लोगों के लिए माइंड मैपिंग है। ये आप लोगों के लिए समझने का एक बेसिक तरीका है। कोई भी सेंटेंस को किस तरीके से आप समझें, किसी भी सेंटेंस को किस तरीके से डिकोड किया जाए, ये उसके लिए लाइनें मारी जाती हैं। वरना ये मत सोचना कि मैं बेवजह लाइन मारता हूं, ठीक है भाई। अब आओ बच्चों, इसी लिखे हुए सेंटेंस को कॉन्टिन्यूस बिहेवियर पर लेकर जाना है, हमारे लिए एक सेकंड नहीं लगती। क्यों? हमने इसी सेंटेंस को कॉन्टिन्यूस में ले लिया, है ना। राहुल वांट्स, उसके बाद क्या लिखा भाई? गीता जी का नाम लिख दिया, है ना। कॉन्टिन्यूस बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, टू के साथ बी लिखा और डू की जगह हमने लिख दिया डूइंग, और उसके बाद हमने लिख दिया क्या चीज? वर्क, ठीक है। अब पहले सेंटेंस में इसे इंडेफिनेट कहा, क्यों? क्योंकि राहुल चाहता है कि गीता कोई काम करे। अब काम ये कब करे? ये इंडेफिनेट है। काम आखिर गीता नाम का ये इंसान है, समझ रहे? गीता नाम का ये इंसान काम कब करे ये अनसर्टेन है, इंडेफिनेट है, पता नहीं कब करे, जब उसका मन करे तब कर ले। सेंटेंस नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो देखो ध्यान से क्या कहना चाहता है। राहुल नाम का इंसान है जो चाहता है क्या? कि गीता इस इंसान को कॉन्टिन्यूसली किसी भी काम को करती रहे। पहली बात समझ में आ गई, दूसरी बात समझ में आ गई। अब भाई इसे परफेक्ट कैटेगरी में भी लेकर चलते हैं। परफेक्ट क्या कहना चाहता है? मैंने आपके सामने लिखा राहुल वांट्स, इसको लेकर लड़ना मत, या वांटेड लिखा है या वांट्स लिख लो भाई, लड़ना मत, पर पता चले कि आप इस बात पर लड़ बैठे जी वहां वो लिखा है यहाँ ये लिखा है, ऐसा कुछ नहीं। आप चाहे कोई टेंस लिख लो, ये तो बेचारी फाइनाइट वर्ब्स है। आप जानते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स बेचारी टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल सकती हैं, है ना। मर गए तेरा रूप देखे देखे असी मर गए, है ना। तो आओ जी गीता जी, यहाँ पर गीता जी आ गई। परफेक्ट पार्टिसिपल पर, आई मीन परफेक्ट इन्फिनिटिव पर लेकर गए हैं, तो टू हैव और डूइंग की जगह हमने लिखा डन द वर्क। ये भी अपने आप में सेटिस्फाई कर रहा है, मीनिंग समझने का काम करते हैं। राहुल चाहता है गीता किसी काम को कंप्लीट कर चुकी हो। हाँ जी बाबूजी। बेटा अंशु, मैं तुम्हें तीसरी बार फिर बता रहा हूँ, तुम बहुत यस सर लिखते हो, ये चापलूसी होती है। सब्र करा करो बेटा, समझा करो, बार बार मत लिखा करो कमेंट, ठीक है ना। वो फिर मैं बाकी बच्चों के कमेंट्स नहीं देख पाता, आपको बुरा नहीं लगेगा मेरी बात का, पर आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ गई बात भाई? अब अगर मैं इसी को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेकर जाना चाहता हूँ तो कोई खासा फर्क नहीं, बस इसमें हमें टाइम लाइन का यानी कि टाइम एलिमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। इसको भी लिख लेता हूँ। राहुल वॉन्ट्स गीता to have been doing the work since morning। कोई दिक्कत नहीं, फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको भी एक बार समझ के देखते हैं। भाई राहुल नाम का इंसान चाहता है गीता नाम का कोई भी इंसान किसी भी काम को करता रहे सुबह से। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। यहां तक की बात क्लियर है बच्चों? हाँ जी भाजी, बताओ जरा सोच समझ के, यहां तक की बात क्लियर है बेटा? ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। चलो जी, ये बात हमें समझनी इसलिए जरूरी है, कभी कभी हम ये अपनी सोच को, समझ को लिमिट दे देते हैं। हम कभी कभी अपने सोचने के दायरों को इतना सीमित बना लेते हैं, हमें लगता है बस जो हमने पढ़ लिया वो सच है। कभी कभी थोड़ा बाहर निकल कर देखो तो आपको समझने में और भी खूबसूरत चीजें देखने समझने को मिल जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे सामने इन्फिनिटिव्स का टेंस। ठीक है भाई, अब थोड़ा और आगे चल लो भाई, थोड़ा और आगे चल लो, ठीक है ना भाई। हम लोगों ने एक चीज समझने का काम किया
प्रेजेंट पार्टिसिपल। अरे भाई हाँ है ना, हमने समझने का काम किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले मेरे दिल में एक और बात आ रही थी, चलो बात लिख ही लेता हूँ। वैसे तो ये चीज हमें आगे समझनी है, पर फिर भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। भाई इस सवाल का आंसर बना के दिखाओ। बनाओ बेटे बनाओ। अब सवाल के अंदर बड़े ध्यान से देखना, आपको चीज समझ में आएगी क्या। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है ऐसा जो डरा सके। हमारे सामने यहाँ ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये इसी लिखे सेंटेंस की वर्ब है, इस वर्ब के बाद लिखा हुआ ये इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है ना। अब यहाँ पर आपको इस लिखे हुए आने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नाम की कोई चीज नहीं लिखी, यानी कि चुपचाप आपका इन्फिनिटिव आ जाएगा, है ना। अब इन्फिनिटिव को लाने से पहले हमें ये देखना होगा कि वो इन्फिनिटिव का रूप क्या हो। आप अगर इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, भाई टेंस में इसने एक चीज हमें समझाई थी कि इससे ठीक पहले हम एंटीसीडेंट का यूज करते हैं, यानी कि एंटीसीडेंट उस एक्शन को कहते हैं जो कि कंप्लीटेड एक्शन हुआ। अरे हाँ है ना। और इस बिफोर के बाद हम लोग बताते हैं प्रेसिडेंट, जो कि अपने आप में इंडेफिनिट टेंस में है ही, है ना। तो आप मुझे बताओगे बेटा यहाँ पर इस लिखे हुए ब्लैंक में आप क्या फिल करने वाले हैं। चॉइसेस दे देता हूं, शायद आपको मेरी बात समझ में आए और पसंद भी आए। मैंने आपके सामने दे दी पहली चॉइस टू डू, दूसरी चॉइस दे दी भाई साहब टू डूइंग, ठीक है नी। तीसरी चॉइस दे दीजिए टू हैव डन, ठीक है। और एक और चॉइस दे दी टू हैव बीन डूइंग। बताओ भाई क्या चुनोगे। आपको ऐसे परेशान करता है पेपर, ठीक है बेटा, आपको ऐसे परेशान करता है पेपर। अपना आंसर बनाओ फटाफट से। दिल्ली में भी आज सुबह से बारिश हो रही है। आप सभी से एक निवेदन है, कृपया घर से बाहर ना निकलें, अपना ध्यान रखें, ठीक है ना। दिल्ली के आसपास सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहां भी बारिश हो रही है। प्लीज आप अपने घर से बाहर ना निकलें, अपने भाई बहन बाल बच्चों को प्लीज घर से बाहर ना निकलने दें, ठीक है। आ गया जी आपके पास आंसर, तो ये आंसर करेक्ट हो गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात बताओ, जिस बच्चे ने इस वर्ब एडवांस लेवल को नहीं समझा, अब समझ में आ रहा है एडवांस क्यों है, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब से आगे बढ़कर फंक्शंस को डैमेज करता जा रहा है ना। तो इस एडवांस लेवल को जिसने नहीं समझा वो इस आंसर तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। वो अपना तुक्का लगाएगा, ताली बजाएगा और कहेगा अरे गुरुजी कतई खतरनाक हो गया। समझ रहे, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा और गहराई से समझना है, आप लोगों को ध्यान से देखने की कोशिश करनी है, ठीक है ना जी। क्लियर है यहां तक की बात, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब देखो कहा एंटीसीडेंट प्रीसीडेंट का लॉजिक हम लोगों ने टेंस में पढ़ा और कहा जाकर हमने इसको चिपका दिया, है ना जी भाई जी। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ठीक है जी, फाइन। चलो अगर ये बात हमें समझ में आ गई है तो इसी चीज को थोड़ा सा ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा मैं आगे लेकर चलना चाहूंगा, ठीक है ना जी। थोड़ा सा आगे लेकर चलना चाहूंगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है और आप सभी को इसकी जानकारी जरूर है।
मैंने दोस्तों आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, पर इस चीज की जानकारी आप सभी को है ना। इसे हम वॉइसेस कहते हैं, और आप लोगों को वॉइसेस की जानकारी है कि वॉइसेस को आप दो हिस्सों में बांटते हैं, एक एक्टिव और एक जिसे हम कहते हैं पैसिव। एक एक्टिव और एक जिसे हम कहते हैं पैसिव, ठीक है। कल शाम 7:30 बजे, कल शाम 7:30 बजे मैं आप लोगों को YouTube पर पढ़ा रहा था, है ना, प्रैक्टिस बैच के नाम पर। उसमें मैंने आपको पैसिव बनाने के लिए एक लॉजिक बताया था। अगर आपको याद हो तो एक बार मुझे बता दो, इस बहाने मुझे भी पता चल जाएगा कि आप हमारे एफर्ट्स की इज्जत करते हैं या नहीं। बता दो जरा मुझे, इससे पता चल जाएगा भाई साहब कि आप लोग मेहनत करते हैं हमारे लिए या नहीं। शाबाश। ये कहीं वही तो नहीं है जो फरीदाबाद से है हमारा अजीज? सबसे पहले आंसर दिया है इसने, और आंसर आया जी बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आके ना, अगर ये वही है तो बहुत बहुत खुशी हुई मुझे, आपसे बहुत सारी उम्मीद है। आप एक्टिव को जब पैसिव में बदलते हो तो बी के साथ लगाते हो क्या चीज? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अरे भाई हाँ है ना? ठीक है मेरे भाई, ये बात क्लियर है। अब अगर ये बात हमारी क्लियर है बच्चों, तो आ जाओ थोड़ा सा इस बातचीत को और समझने का काम करते हैं। सवाल लिखा है आपके सामने, थोड़ी देर पहले मैंने, राहुल वॉन्ट्स गीता टू डू द वर्क। मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा है, ठीक है मेरे भाई, मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा है, ठीक है दोस्तों। अब इस लिखे हुए सवाल को हमें एक बार पैसिव की तरफ लेकर चलना है। इस लिखे हुए सवाल को हमें एक बार पैसिव की तरफ लेकर चलना है ना जी, फाइन। हमें इसे एक बार पैसिव की तरफ लेकर चलना है, और ये पैसिव किस तरीके से बने थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखो बच्चों, इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस का जब आप पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाए, इस वर्ब को कुछ भी आप फॉर्म लिखें, लेकिन बी के साथ थर्ड फॉर्म जरूर चाहिए, और इस सब्जेक्ट को आप लगाकर बाई और सेंटेंस के आखिर में रख देते हैं। एक ये छोटी सी साधारण सी जानकारी जो मैंने नहीं, पर आपको किसी न किसी जरूर इंसान ने बताई है, ठीक है। अब इस सेंटेंस का अगर हम पैसिव बनाते हैं तो भाई राहुल वांट्स, बच्चों वांट्स का कोई पैसिव नहीं बनता, है ना। अब हमारे पास तीन चीजें सीधी स्पष्ट आ गई। गीता इस लिखे हुए वर्ब का सब्जेक्ट है, और इस डू का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? वर्क, है ना। तो मैं इसका पैसिव बना सकता हूं, है ना जी। पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ा? सबसे पहले इस लिखे ऑब्जेक्ट को हम चुपचाप यहां लेकर आए, ठीक है जी। गीता सॉरी राहुल वांट्स द वर्क, है ना। अब इस टू डू का पैसिव अगर मुझे बनाना है तो टू के साथ बी लगाकर और थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया। ध्यान से देखना, इन्फिनिटिव्स के पैसिव भी पॉसिबल है। वॉइसेस अभी हमने पढ़े नहीं है, पर हम पढ़ेंगे जरूर, और जहां हम पढ़ेंगे वहां पर भी इस बात को हम गहराई से समझेंगे। घबराने की कतई जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो भाई हमने लगाया बाई और उसके बाद लिख दिया आपका गीता। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत भाई? बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, तो एक सेंटेंस में और आपके सामने दूंगा, जरा उसका भी पैसिव बनाकर दिखा दीजिए, ठीक है ना जी। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है मेरे दोस्तों, जरा इसका पैसिव बनाकर दिखा दें। बस तो भाई बिल्कुल पैसिव आप लोगों ने बना दिया है इसका भी।
बेटा ये पैसिव बनते हैं नहीं बनते ये हम वहीं जाकर समझेंगे। अभी तो हमें ये देखना है कि हम इस इन्फिनेटिव के पैसिव पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं, है ना भाई। तो ऊपर वाले सेंटेंस की तरीके से हम लोग चले और यहाँ पर इसका हमने पैसिव नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया इसके जवाब तो तब मिलेंगे जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ये मुझे यहाँ बताना जरूरी बन जाता है, ये मेरी मजबूरी है कि मैं इसे यहाँ बताऊं, वरना मैं नहीं बताता बेटा, ठीक है ना। अब ये जो लिखा हुआ है हरी है, वो इस लिखे हुए परफेक्ट इन्फिनेटिव के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हुआ, तरुण। तो पैसे बनाने के लिए पहले तो आप तरुण भाई साहब को ले आए, है ना। अब टू हैव तो लिख दिया हमने एज इट इज, बी की लिख दी थर्ड फॉर्म और आगे लिख दिया असिस्टेड और ये लिख दिया भाई आपके सामने इसका पैसे, ठीक है बेटा। तो बस आज यहां तक की बात को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। आज यहां तक की बात को पहले अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से समझने की। फाइन, कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बच्चे और इसको हम लोग, ठीक है, रिवाइज करेंगे, ठीक है बेटा। फाइन सूरज बेटा, तो आप खूब कमेंट किया करो चलती क्लास में, फिर आपके सब कुछ चीजें ऊपर ऊपर से ही जाएंगी, ठीक है ना। अब समझ में आ जाएगा सूरज बाबू को, बार बार कुछ के कुछ फर्जी कमेंट करता था, कह रहा है जी ऊपर ऊपर जा रहा है। बेटा आदत सुधार लोगे आपका फायदा है, नहीं तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। रिवीजन करना है बेटा अच्छे से, फाइन। और कल हम इस चीज को फाइनल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। 7:30 बजे मिलते हैं आप लोगों के साथ हम लोग यूट्यूब चैनल गोपाल वर्मा इंग्लिश पर। तब तक के लिए यो मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। बाय एवरीवन।